Good morning students. Today we will discuss about chapter 5B parts fabric around us कपड़े हमारे आसपास। इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे तंतु क्या है, उसके प्रकार क्या है और यार्न प्रोसेसिंग क्या है, सूत प्रसंस्करण क्या है, उनकी फिनिशिंग क्या है, डिफरेंट टाइप की परिसज्जाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनका इम्पोर्टेंस क्या है एक्सेट्रा। तो देखिए तंतु दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम सूत भी बोलते हैं, लंबे तंतु और छोटे तंतु। आप डायग्राम में देख सकते हैं लंबे तंतु जिन्हें हम फिलामेंट बोलते हैं। लंबे तंतुओं को फिलामेंट कहा जाता है और फिलामेंट तंतुओं द्वारा बने कपड़ों की ऊपरी सतह चिकनी और चमकदार होती है क्योंकि ये लंबे तंतु होते हैं, जल्दी गंदे नहीं होते हैं। रेशम का तंतु इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा स्टेपल जिन्हें हम छोटे तंतु बोलते हैं। स्टेपल तंतुओं द्वारा बने कपड़ों की ऊपरी सतह थोड़ा सा रोएदार होती है और जिस कारण से त्वचा से चिपकते नहीं हैं। सूत तथा ऊन के तंतु स्टेपल तंतु होते हैं, मीन्स ये छोटे तंतु होते हैं। अब हम देखेंगे तंतु क्या है। तंतुओं के समूह को ऐंठन देने पर प्राप्त धागे को सूत या तंतु कहा जाता है। अब ये ऐंठन 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एस ऐंठन, एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट। जो आपकी एस ऐंठन होती है बाएं हाथ की ओर से अंग्रेजी के अक्षर एक्स आकार में ऐंठन इसमें दी जाती है, और जेड ऐंठन दाएं हाथ की ओर से अंग्रेजी के अक्षर जेड आकार में ऐंठन इसमें दी जाती है। किसी भी रेशे में उसकी प्रति इंच में घुमाव या बलों की संख्या के धागे को ऐंठन का नाम दिया जाता है, जिसे हम ट्विस्ट पर इंच या टीपीआई भी बोलते हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, ट्विस्ट पर इंच। आमतौर पर फिलामेंट में प्रति इंच 4 से 5 घुमाव दिए जाते हैं और स्टेपल तंतु में प्रति इंच 15 घुमाव तक दिए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यार्न प्रोसेसिंग में सूत प्रसंस्करण क्या है। देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्राकृतिक स्टेपल रेशों से सूत को संसाधित करने की जो प्रक्रिया है उसे स्पिनिंग या कताई कहते हैं। कताई सूत को संसाधित करने का एक अंतिम चरण होता है। इसमें निम्नलिखित थोड़े से स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपका क्लीनिंग आती है। प्राकृतिक रेशों में आमतौर पर उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। जब ये आते हैं प्राकृतिक रेशे जिन्हें हम प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि कपास में बीज होता है, पत्तियाँ होती हैं, उनमें टहनियाँ होती हैं। और सफाई के चरण में सबसे पहले क्या होता है, इन अशुद्धियों को, इन गंदगियों को हटाया जाता है, रेशों को अलग किया जाता है और इन्हें शीट्स में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले फाइबर्स बॉल्स होती हैं हमारे पास, ओपनिंग की जा रही है एंड ट्रेसिंग की जा रही है, पिकिंग की जा रही है, पिकअप किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिल्वर्स बन रहे हैं। अब बाद में जो है धागा प्राप्त किया जा रहा है, सिल्वर्स है उनकी प्रोसेसिंग हो रही है एंड उसके बाद फाइनली यह धागे को चढ़ाया जा रहा है, यार्न मेकिंग हो रही है। तो क्लीनिंग हो गई। इसके बाद पूनियाँ बनाई जाती है जिन्हें सिल्वर्स का नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है, लैप्स को खोल करके सीधा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्डिंग, इसे कार्डिंग कहते हैं या कॉम्बिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया लगभग वैसी है जैसे कि बालों में कंघी करते हैं, उन पर ब्रश करना। कार्डिंग में रेशे को पहले अलग किया जा रहा है, फिर उन्हें सीधा एक दूसरे के समांतर रखा जा रहा है और बेहतरीन कपड़े के लिए उसकी धुनाई के बाद उसकी कॉम्बिंग की जाती है, जैसे कि कंघा करते हैं हम। इस प्रक्रिया में छोटी मोटी अशुद्धियाँ जो होती हैं या छोटे मोटे रेशे दूर हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें कीप के आकार के यंत्र से निकाला जाता है नीचे से, जिसमें उसमें पूनियाँ बनाने में सहायता मिलती है। पूनी खुले हुए रेशों की रस्सी जैसा ढेर हो जाता है, जिसका जो व्यास होता है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। फिर इसके बाद तानना या बटना, जिसे हम ड्राइंग आउट या ट्विस्टिंग कहते हैं। रेशों को लंबे तंतुओं में परिवर्तित करने के बाद उन्हें आवश्यकता के अनुसार आकार में परिवर्तित करते हैं हम लोग। इसमें उसको तानना कहा जाता है इस प्रक्रिया में। और इसके बाद उसकी पूनियों को एक साथ जोड़ा जाता है, फिर उन्हें धीरे धीरे ताना जाता है और लंबी और बेहतर बनाया जाता है उनको, और लास्ट में इन्हें कोन पर एक पर लपेट दिया जाता है या गूंथ दिया जाता है। नाउ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू यार्न्स में सूत संबंधी कुछ पारिभाषिक शब्दावली है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका यार्न नंबर, जिसे हम सूत संख्या भी कहते हैं। सूत संख्या का तात्पर्य है सूत की गुणवत्ता अर्थात सूत की लंबाई और मजबूती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सूत संख्या धागे की गुणवत्ता का सूचक है। जितना ज़्यादा लंबा धागा रहेगा उतना ही वो अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारा सिल्क है, जिस धागे में सूत संख्या जितनी अधिक होती है वह धागा उतना ही बेहतर माना जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए धागे की रीलों के लेवल पर कुछ संख्याएं होती हैं
20, 30, 40 अंकित होती हैं, जिससे आप उसकी गुणवत्ता माप सकते हैं। सेकंड आता है यार्न ट्विस्ट, जिसे हम बोलते हैं सूत की बटें। रेशो को सूत में परिवर्तित करने के दौरान रेशो को एक साथ जोड़ने के लिए बटें बनाई जाती हैं, जिन्हें ट्विस्ट प्रति इंच, जिसे टीपीआई बोलते हैं हम। ढीले बटे हुए सूत मुलायम अधिक चमकदार होते हैं, और जबकि कसकर बटे हुए जो होते हैं उनमें लकीरें होती हैं, जैसे डेनिम वस्त्रों में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यार्न एंड थ्रेड, जिसे हम सूत और धागा बोलते हैं। यह मूलतः समान ही होते हैं। सूत शब्द अक्सर कपड़ों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा धागा जो है वह उत्पाद है जिसमें कपड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कपड़े का उत्पादन, फैब्रिक प्रोडक्शंस। देखिए, कपड़े के निर्माण की विभिन्न विधियाँ होती हैं प्रोडक्शंस की। फर्स्ट है सीधे रेशों से ही कपड़ा बनाने की विधियाँ, जिसमें फेल्टिंग और बॉर्डिंग आता है। फिर नेक्स्ट आता है सूत से कपड़ा बनाने की विधियाँ, इसमें बुनाई, नीटिंग, जिसमें ऊन की बुनाई होती है नीटिंग में, ब्रेडिंग, जिसमें गूँथा जाता है, और नेट, जिसमें जाल होता है, फिर लेस आता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका फेल्टिंग, जिसमें सीधे रेशों से ही कपड़ा बनाने की विधियाँ होती हैं। देखिए, फेल्टिंग का जो अर्थ होता है वह है आपस में जुड़ना। फेल्टिंग विधि द्वारा कपड़े के निर्माण के लिए तंतुओं से ही सूत नहीं बनाया जाता, ना ही उनकी बुनाई होती है, बल्कि तंतुओं को ही आपस में दबा करके हम जोड़ देते हैं। इसके बाद आता है आपका बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कपड़ा बनाने की एक आधुनिक प्रक्रिया है, पहले से ये प्रक्रिया यूज की जा रही है। इसमें अधिकतर कपास, ऊन, रेयोन, नायलॉन, पॉलिस्टर जैसे रेशों का उपयोग करके कपड़ा तैयार किया जाता है। बॉन्डिंग विधि में गर्म करने पर ना पिघलने वाली प्राकृतिक जो तंतु, जैसे कि कपास, ऊन या रेयोन इत्यादि को गर्म करने पर पिघलने वाले रासायनिक जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर इत्यादि के साथ स्थायी रूप से आपस में बंधित किया जाता है, बॉन्डिंग बनाई जाती है उनकी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सूत से कपड़ा बनाने की विधियाँ, मीन्स मेथड्स ऑफ फैब्रिक प्रोडक्शन फ्रॉम यार्न्स। इसमें सबसे पहले हमारी वीविंग आती है, बुनाई जिसे हम बोलते हैं। बुनाई वस्त्र निर्माण की मुख्य और सबसे पुरानी विधि है, पहले से चली आ रही है। इसमें जो है मानव ने चिड़ियों के घोंसले में संभवतः इस तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया होगा, किस तरह से 2 तरह के धागों को समकोणों पर गूंथ करके वह अपने लिए कपड़ा तैयार और जाल और टोकरी इत्यादि बना सकता है। फिर समय के साथ साथ मानव ने क्या किया है, लूमों का विकास किया है, और हाथ से जो चलते थे हथकरघे जिन्हें बोला जाता है, इसमें मशीनी हथकरघों का आधुनिक रूप है ये। और इसमें क्या किया जाता है कि कपड़े की बुनाई के लिए सूत के एक सेट को करघे पर चढ़ाया जाता है, और बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई और चौड़ाई हम निर्धारित करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है बेटा, कि जो धागे हम लंबाई में यूज करते हैं उसे वार्प या ताना कहते हैं लंबाई में, और जब हम चौड़ाई वाला धागा यूज करते हैं, चौड़ाई की डायरेक्शन में धागा यूज किया जाता है, तो उसे वेफ्ट या बाना कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि वार्प और वेफ्ट क्या है। स्टूडेंट, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि शेडिंग क्या है। तो करघे में ताना पिछली ओर चढ़ा रहता है, और हैंडल व हार्नेस के द्वारा ताने के कुछ निश्चित धागों को सुंदर डिजाइन के लिए ऊपर नीचे जब हम करते हैं, ये डिजाइन को ऊपर नीचे की जो प्रक्रिया है, इसी को हम शेडिंग कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे बेटा एग्जाम टाइम में। नाउ नेक्स्ट इज निटिंग, जिसे हम बुनाई कहते हैं, ऊन की बुनाई। देखिए, सिलाइयों के द्वारा ताने बाने को आपस में गूंदने की जो प्रक्रिया है उसी को हम निटिंग बोलते हैं। इसमें वार्प और वेफ्ट यार्न यूज किया जाता है, और शेडिंग प्रोसेस यूज की जाती है। नेक्स्ट इज ब्रेडिंग, इसे हम गूँथना भी कहते हैं। ब्रेडिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कपड़े अर्थात गूँथे हुए कपड़े को 3 या उससे अधिक सूतों को गूँथ करके हम बनाते हैं। सभी सूत एक स्थान से आरंभ होते हैं और उसके बाद पूर्व समांतर हो जाते हैं। वो इसी कारण इनकी सतह थोड़ा सा विकर्णी रूप प्रतीत होती है, मीन्स डायगोनल सरफेस प्रतीत होता है। जूतों के फीती, रस्सी, तारों के रोधन और झालर वगैरह जैसी वस्तुएं ब्रेडिंग और गूँथने की विधि द्वारा ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका नेट्स, जिसे हम जाल भी बोलते हैं। ये खुले जालीदार कपड़े होते हैं जिनमें सूतों के बीच में विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिकल इंटरवल्स होते हैं। नेट जालनुमा कपड़े बनाने के लिए सूत को हाथ तथा मशीन में आपस में गांठ बांधकर इंटरलॉकिंग करके बनाते हैं। लेस आपका यह थोड़ा ओपन वर्क फैब्रिक होता है जिसमें सूत के जाल से बनाए जाते हैं। थोड़ा सा इसमें फाइन डिजाइन होते हैं। लेस सामान्यतः सूत बटने या आर पार बुनाई या गांठ बांधने की प्रक्रियाओं के सम्मिश्रण का उत्पाद होता है। जैसे घर में आप देख सकते हैं पर्दे, मेज पोस्ट, चादर हैं या सुंदर लेस युक्त कपड़े हैं, वो इसी प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं।
नाउ अब हम देखते हैं वस्त्रों की परिसज्जा। टेक्सटाइल फिनिशेस या डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। देखिए, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के पश्चात वस्त्रों के जो बाहरी रूप में परिवर्तन लाने हेतु अंतिम प्रक्रियाएं की जाती हैं, उन्हीं को हम फिनिशिंग या परिसज्जा कहते हैं। थोड़ा सा अब हम इनके महत्व के बारे में जानेंगे। यह वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए ज़रूरी होता है, वस्त्रों की उपयोगिता बढ़ाता है, वस्त्रों में विभिन्नता लाता है परिसज्जा, और वस्त्रों को अधिक टिकाऊ बनाता है। और मिलते जुलते वस्त्र अगर बनाने हैं तो वस्त्रों की परिसज्जा देनी ज़रूरी होती है। अब आगे हम डिफरेंट टाइप्स के फिनिशेस देखेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फिनिशिंग्स। परिसज्जा के प्रकार, ये बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, मूलभूत परिसज्जा और विशिष्ट परिसज्जाएँ। देखिए, जो आपकी मूलभूत परिसज्जाएँ होती हैं, ये वस्त्रों पर करनी अनिवार्य होती हैं। ऐसी परिसज्जाओं को हम मूलभूत कहते हैं। विभिन्न प्रकार की मूलभूत परिसज्जाएँ हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका शुद्धिकरण आता है। कपड़ा निर्माण की प्रक्रिया के दौरान यह अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण गृह वस्त्रों में कई प्रकार की गंदगी हो जाती है। अब गृह वस्त्र क्या होते हैं? जो गंदे कपड़े आते हैं, जो कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान थोड़ा सा गंदे हो जाते हैं। यह आपकी प्राकृतिक मोम या वसायुक्त पदार्थ या प्रक्रिया का तेल, मांड आदि इसमें कपड़ों में लगा रह जाता है, तो उन्हें गृह वस्त्र कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली निष्कर्षण घोल का प्रयोग किया जाता है। इस घोल से सारी गंदगी अपने में लेकर के कपड़े को साफ और स्वच्छ कर देती है। यह घोल वस्त्रों की प्रकृति के अनुसार हम अलग अलग रखते हैं। जैसे ऊनी वस्त्रों के शुद्धिकरण में अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं। रेशम या रेयन वस्त्र को साबुन के हल्के घोल में ही भिगा करके हम साफ़ कर लेते हैं। सेकंड है हमारा सतह को चिकना करना। यह वस्त्रों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का ही एक प्रकार होता है। यह प्रक्रिया उन वस्त्रों पर की जाती है जिनकी सतह हमें चिकनी करनी होती है। जैसे सभी सूती वस्त्र इस प्रक्रिया द्वारा साफ़ किए जाएंगे, और इस प्रक्रिया में वस्त्रों को भाप द्वारा गर्म तांबे के रोलों पर गुजारा जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है? वस्त्र की जो सतह पर रोए हैं वो छूट जाते हैं, और तुरंत बाद वस्त्र को तेज़ी से गर्म प्लेटों से निकाला जाता है, जिससे झुलस कर वो रोए ख़त्म हो जाते हैं और वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। थर्ड है हमारा रगड़कर साफ़ करना। इसमें क्या, वस्त्रों की सतह पर साबुन या डिटर्जेंट लगाकर रगड़कर उन्हें साफ़ किया जाता है, ताकि सतह चिकनी और चमकदार हो जाए और गंदगी जो है वो सतह से निकल जाए। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग, जिसे हम व्यंजन भी कहते हैं। कपड़ों में सफ़ेदी लाने के लिए और उन्हें रंगीन करने की प्रक्रिया को हम ब्लीचिंग कहते हैं। ये मुख्य रूप से कपड़े में सफ़ेदी लाने के लिए की जाती है और रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कड़ापन। करघे से निकाला हुआ वस्त्र थोड़ा सा ढीला प्रतीत होता है, तो उनमें ऐसी परिसज्जा दी जाती है ताकि वो कड़ा और स्थिर हो जाए। यह परिसज्जा वस्त्र के दोषों को छुपाने और छिद्रों को बंद करने का भी कार्य करती है। और वस्त्र की सतह को कड़ा करके कई पदार्थ इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे कि कड़ा करने के लिए स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, रेजिन, पैराफिन, मोम का भी प्रयोग किया जाता है। स्टार्च का प्रयोग वस्त्रों में कड़ापन लाने के साथ साथ उसका वजन भी देता है। गोंद या पैराफिन वस्त्र को कड़ापन और चमकदार भी बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलेंडरिंग। औद्योगिक स्तर पर कपड़ों को प्रेस करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कैलेंडरिंग कहते हैं। इसमें कपड़े की सिलवटें खत्म हो जाती है और उसमें चमक बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, मशीन में क्रमवार कुछ गर्म स्टील रोलर्स लगे रहते हैं, जिसमें भारी दबाव के साथ वस्त्र को तेज़ी से गुजारा जाता है। और इसमें क्या होता है, भारी दबाव की वजह से उसमें जो ताप दी जाती है, दबाव लगाया जाता है, इसमें वस्त्र में चमक उत्पन्न की जाती है। और रोलर्स का भार कपड़े की प्रकृति के अनुसार हम रखते हैं। सेकंड नंबर है हमारी विशिष्ट परिसज्जाएँ। ऐसी परिसज्जा जिसे किसी विशेष उद्देश्य से वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है कपड़े में, वो विशिष्ट परिसज्जा कहलाती है। इसमें मर्सराइजिंग, सल्फराइजेशन, जल अवैधता, मोथ प्रूफिंग, इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट है आपका मर्सराइजिंग। यह विशिष्ट परिसज्जा सूत जैसे प्राकृतिक तंतु की चमक, मजबूती और आकर्षक में वृद्धि लाने के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है, सूती वस्त्र जब करघे से उतरते हैं उसके बाद खुरदरा ऐसा मानो आकर्षणहीन लगता है, तो ऐसे में मर्सराइज किया जाता है जिससे उनमें आकर्षक पैदा की जा सके, आकर्षणता आ सके। देखिए, नेक्स्ट है हमारा सल्फराइजेशन। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से प्राकृतिक तंतुओं से बने कपड़ों पर अपनाई जाती है। धोने के बाद क्या होता है, कपड़े सुखड़ जाते हैं तथा पहनने पर क्रीज का पड़ना कपड़ों की कीमत या गुणवत्ता को कम करता है। तो कपड़ों के इस अवगुण को सल्फराइजेशन विधि द्वारा हम दूर कर सकते हैं। इस विधि में क्या होता है, कपड़े के ऊपर सिकुड़न विरोधी परिसज्जा दी जाती है। नेक्स्ट विशिष्ट परिसज्जा है हमारी जल अवैधता, जिसे हम वाटर प्रूफिंग भी कहते हैं। ऐसी परिसज्जा जिसके बाद वस्त्र के अंदर जल प्रवेश नहीं कर पाता है, ये ऐसी परिसज्जा होती है जिसे जल अवैध परिसज्जा कहते हैं। इस वस्त्र पर रबड़, ऑक्सीकृत तेल, वार्निश या कोई भी जल रोकने वाला रासायनिक पदार्थ का लेप किया जाता है और उसमें जल वस्त्रों के छिद्रों में न जाकर उसकी ऊपरी सतह पर ही फिसल कर रह जाता है। नेक्स्ट है आपका मूथ प्रूफिंग।
इसमें क्या होता है, ऊन तथा सिल्क से बने कपड़े प्रोटीन युक्त होते हैं, तो इस कारण से बने हुए कपड़ों में उनसे कीड़ा लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों को कीड़े से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा परिसज्जा दी जाती है। इस विधि को मूथ प्रूफिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड तथा एल्यूमिनियम फ्लोराइड नामक रसायनों का प्रयोग किया जाता है कपड़ों पर, ताकि मूथ प्रूफिंग यानी कि कीड़े उनसे दूर रह सकें। स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक्स, मीन्स वस्त्रों की रंगाई व छपाई। देखिए क्या होता है, किसी भी वस्त्र, तंतु या सूत को रंगने के लिए जो प्राकृतिक तथा कृत्रिम पदार्थ का प्रयोग करते हैं हम उसे रंग कहते हैं, और इस रंग को चढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम रंगाई कहते हैं। छपाई क्या है, तो छपाई वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बने हुए वस्त्रों पर निश्चित डिजाइन में हम रंग लगाते हैं, वह प्रक्रिया हमारी छपाई कहलाती है। नाउ नेक्स्ट इज कपड़ों की रंगाई व छपाई का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक। देखिए वस्त्रों पर हम कोई भी फूल है, ज्योमेट्री डिजाइन है, रेखा चेक इत्यादि हम बना सकते हैं। कपड़े या धागे पर आवश्यकता अनुसार हम रंग सकते हैं, और इसके अलावा सुंदरता तथा उपयोगिता उनकी बढ़ाई जा सकती है, और आखिरी उनको परिसज्जा दी जा सकती है छपाई के द्वारा, और रंगाई छपाई द्वारा कपड़े की कीमत बढ़ाई जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैब्रिक प्रिंटिंग एंड डाइंग, वस्त्र रंगाई एवं छपाई की विभिन्न विधियाँ। इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है हमारा सिंपल डाइंग, जिसे हम साधारण रंगाई भी बोलते हैं, एंड सेकंड रहेगा हमारा क्रॉस डाइंग, जिसे हम क्रॉस रंगाई बोलते हैं। देखिए जो सिंपल रंगाई है, यह वस्त्र रंगाई की सबसे साधारण विधि है। इस विधि में जिस वस्त्र को रंगना होता है उसको हम साफ पानी भिगोकर निचोड़कर तैयार रंग के घोल में डुबो लेते हैं। रंग पक्का या गहरा हो, इसके लिए उन्हें कुछ देर तक पकाया जाता है। इस विधि में पूरे वस्त्र का एक जैसा रंग चढ़ता है। सेकंड, क्रॉस रंगाई, यह सम्मिश्रित तंतुओं से बने हुए वस्त्र रंगने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। मीन्स जो विभिन्न प्रकार के तंतुओं से बने हुए वस्त्र हैं उनको रंगने में यूज किया जाता है। ऐसे वस्त्रों को जब एक ही रंग में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित विभिन्न तंतु एक ही रंग के अलग अलग शेड पकड़ते हैं, और इससे वस्त्र में एक विशेष प्रभाव भी आता है। थर्ड है हमारी टाई एंड डाई, जिसे बंदेज भी कहते हैं। बंदेज अथवा बांधने की कला अपनी सुंदर रंग योजना व नमूनों के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस विधि में एक ही तंतु से बने वस्त्र को नमूने के अनुसार कसा या बांधा जाता है, और रंग के गर्म घोल में उसको डुबो लेते हैं। जहाँ वस्त्र कसा होता है वहाँ रंग नहीं आता, जबकि बाकी वस्त्र पर रंग चढ़ जाता है। इस विधि से वस्त्र को कई डिजाइन तथा कई रंगों में रंगा जा सकता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। फोर्थ है हमारी बाटिक रंगाई, जिसे बाटिक डाइंग बोलते हैं। इस विधि द्वारा वस्त्रों पर आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। इसमें डिजाइन अनुसार वस्त्र पर मोम लगाकर वस्त्र को वांछित रंग में रंगा जाता है। मोम लगे स्थान पर रंग नहीं चढ़ता है, बल्कि सूखने के पश्चात मोम को गर्म करके उतारकर वस्त्र में सुंदर नमूने प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। बाटिक विधि द्वारा वस्त्र को कई रंगों में रंग सकते हैं। इसके लिए वस्त्र को पहले हल्के रंग और उसके बाद गहरे रंग में रंगना चाहिए। बाटिक रंगाई में हमेशा ठंडे पानी में ही रंगाई का घोल बनाया जाता है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे प्रिंटिंग मीन्स छपाई। देखिए सबसे पहले आता है ब्लॉक प्रिंटिंग। छपाई की इस विधि को सबसे पहले खोजा गया था, उपयोग किया गया था। लकड़ी को काटकर उसके एक निश्चित आकार में ब्लॉक्स बनाए जाते हैं इस विधि में, और छपाई के वांछित नमूने के अनुसार एक सतह पर खुदाई करके डिजाइन बनाए जाएंगे, और खुदी हुई सतह को रंग की पेस्ट में डुबो करके वस्त्र पर लगाया जाता है, और जिससे वस्त्र पर डिजाइन में रंग चढ़ जाता है, और इस विधि से आकर्षक और परंपरागत प्रिंट वस्त्रों पर आसानी से बनाए जा सकते हैं। सेकंड आता है हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन छपाई। इसमें क्या होता है, स्क्रीन छपाई के लिए लकड़ी के एक फ्रेम पर तार की जाली लगाई जाती है, और जिस स्थान पर रंग का डिजाइन बनाना है उस अनुपात में एक लाइन खींची जाएगी, और जहाँ रंग की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर जल रोधी वार्निश लगा दी जाती है। जिससे कपड़े पर छपाई करनी होती है उसे मेज पर सीधा बिछा करके मोम जामे में ढक देते हैं। उसके बाद स्क्रीन युक्त लकड़ी के फ्रेम को कपड़े पर रखते हैं, और उसकी सतह पर लकड़ी और रबड़ से बने वाइपर द्वारा गाढ़ा रंग फेरते हैं। धीरे से दबाकर रंग को सूखने देते हैं। उसके बाद डिजाइन व रंग की स्क्रीन इस्तेमाल की जाती है दूसरे डिजाइन के लिए। देखिए जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी मशीन प्रिंटिंग एंड स्टेंसिल। मशीन प्रिंटिंग में क्या होता है, मशीन द्वारा छपाई में इस विधि की छपाई के लिए अनेक नक्काशी वाले रोलर सिलेंडर पर प्रयोग में लाए जाते हैं, और इससे कपड़े पर वास्तविक छपाई कार्य बहुत ही कम समय लगता है। लेकिन रोलर्स व नक्काशी का कार्य बहुत सावधानी से करना पड़ता है। डिजाइन के रंगों की आवश्यकता के अनुसार रोलर का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक रोलर केवल एक ही रंग की छपाई कर सकता है। सेकंड है स्टेंसिल छपाई।
स्टेंसिल छपाई भी स्क्रीन छपाई जैसी होती है। इसमें धातु की प्लेट या मोमी कागज़ पर डिजाइन से स्टेंसिल काट ली जाती है, बस थोड़ा सा ये अंतर है। वस्तु पर स्टेंसिल रखकर हम ब्रश या एयर ब्रश या स्प्रे द्वारा इसमें रंग लगाया जाता है। जब स्टेंसिल उठाया जाता है तो डिजाइन कपड़े पर छपा हुआ सा प्रतीत होता है और बहुत ही सुंदर सा इफेक्ट देता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर ये चैप्टर 5th चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा था रॉ मटेरियल, स्पिनिंग, वीविंग एंड गारमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। बेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।